ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. मजहब के वजह से बांटने के लिए ऐसा कम्युनल निर्णय लिया है। हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में मंथन कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को 2024 का रण जीतने का मंत्र दे रहे थे, चुनावी तैयारी पर चर्चा कर रहे थे, 325 प्लस सीटों का टारगेट पूरा करने की रूपरेखा बना रहे थे। ठीक उसी वक्त कांग्रेस में बेचैनी छाई हुई थी। बेंगलुरु से दिल्ली और दिल्ली से बेंगलुरु सीधे कई बार बात हो रही थी। फिर एक फैसला लिया गया और कर्नाटक में हिजाब बैन पर बड़ा फैसला आ गया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में लगे हिजाब बैन को हटाने की बात कह दी। आदेश खुद सीएम सिद्धारमैया ने जारी किया। ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರದ್ದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ಲಿ? ನೀ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕತ್ತೀಯ ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನನ್ನ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಧೋತಿ ಮತ್ತೆ ಜುಬ್ಬ ಹಾಕತೀನಿ, ನೀನ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋ ನೀನು. ಅಲ್ವಾ? ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ. हिजाब पर से बैन हटाने के कांग्रेस के लिए गए फैसले के बाद सवाल उठे कि आखिर कर्नाटक सरकार को अचानक 6 महीने बाद हिजाब की याद क्यों आई? क्या 24 में मुस्लिम वोट के खातिर कांग्रेस हिजाब काट लेकर आई? हिजाब वापसी पर सिद्धारमैया का बयान क्या आया? सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिजाब से बैन हटाने के कांग्रेस के फैसलों को वोटों के लिए लिया गया फैसला बताया। युवाओं को मजहबी आधार पर बांटने का आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में और हिजाब पे प्रतिबंध उठाया है। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। यूपी में मोदी जी ने, योगी जी की सरकार ने अगर हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है, बिहार में मैं नीतीश कुमार से कहा हूं वो भी बैन लगाएं। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन अगर जहां जहां है वहां इस्लामिक कानून धीरे धीरे लागू हो रहा है। स्कूल में भी मजहब के वजह से चेंज करेगा तो मजहब के वजह से पहन के आने के लिए मौका दिए तो उसका परिणाम क्या होगा? सोच करके निर्णय लेना। जाति के वजह से बांटने के लिए, मजहब के वजह से बांटने के लिए ऐसा कम्युनल निर्णय लिया है, ऐसा मुझे लगता है। बात मुस्लिम परस्त राजनीति की हो और हैदराबादी भाईजान चूक जाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? हिजाब की बात चली तो हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की आग भी खुली। हैदराबादी भाईजान ने ट्वीट करके कांग्रेस पर सवाल उठाए। तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लड़कियों की चिंता की, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन उन्हें सत्ता में आए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और कांग्रेस की इस धर्मनिरपेक्ष सरकार में
हिजाब पर प्रतिबंध अब भी लागू है। जिन मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया वो बहुत खुश होंगे। Chief Minister could have spared education institution from the dirty politics. No children from the minority or Muslim community has demanded for hijab. But Chief Minister himself claiming that he will allow hijab in the schools and education institution, it clearly shows the intent of Chief Minister. It is just appeasement politics. पहले कांग्रेस ने हिजाब बैन हटाने को संविधान सम्मत बताया, लेकिन बात जब दूर तलक गई, कांग्रेस पर नफरत का जहर बोने के आरोप लगने लगे और विवाद ज्यादा बढ़ने लगा, तो सिद्धारमैया को बैकफुट पर आने में भी वक्त नहीं लगा। 24 घंटे के भीतर ही वो अपने बयान से पलट गए और कहने लगे कि अभी तक ऐसा किया नहीं गया, लेकिन हाँ, हिजाब बैन रद्द करने पर विचार जरूर चल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हिजाब से बैन हटाने का फैसला बिना सोचे समझे अचानक यूं ही ले लिया गया? क्योंकि कर्नाटक में हिजाब विवाद ठंडे बस्ते में था, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी, कोई बात नहीं कर रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, मुद्दा करीब करीब खत्म हो गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस अचानक हिजाब का जिन्न बोतल से निकालकर बाहर ले आई? 6 महीने से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, फिर 6 महीने तक कांग्रेस को हिजाब की याद क्यों नहीं आई? लेकिन जैसे ही 3 राज्यों में चुनाव हारे, कांग्रेस हिजाब से बैन हटाने की बात कहने लगी। आइए आपको बताते हैं इस हिजाब विवाद की असली जड़ क्या है, असल कहानी शुरू कहां से होती है। मगर उसमें एक खास बात जो हमने महसूस की है, और हमने नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों ने महसूस की है, कि उसमें मुस्लिम दलों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी। इन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया और आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन का वोट तो मुसलमानों को चाहिए, लेकिन वो मुसलमान नेताओं की अनदेखी कर रहा है। 2024 में अगर मुस्लिम चेहरों को नजरअंदाज किया गया तो विपक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने एक संदेश दिया कि इंडी गठबंधन मुसलमानों के खिलाफ है, वो ओवैसी जैसे नेताओं के बिना अधूरा है और मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण मुसलमानों के मन में इंडी गठबंधन को लेकर नाराजगी है। खास बात जो हमने महसूस की है, और हमने नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों ने महसूस की है, कि उसमें मुस्लिम दलों को नजरअंदाज कर दिया गया और जो मुस्लिम बड़े चेहरे हैं, जैसे आसाम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं, MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी हैं, इन लोगों को दावत नहीं दी गई और इन लोगों को उस बैठक में नहीं बुलाया गया, और न ही बेंगलोर और बंबई की बैठकों में बुलाया गया। तो 25% हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये गठबंधन वोट चाहता है, मगर मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर ये मुसलमानों को नुमाइंदगी देना नहीं चाहता है। तो मुस्लिम चेहरों को नजरअंदाज करना, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों को नजरअंदाज करना लोकसभा के इलेक्शन में इनको भारी पड़ सकता है। 2 दिन पहले मौलाना रजवी ने बयान दिया, मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमानों के बीच में यह मुद्दा बनाना शुरू हो गया था, बात बाहर आने लगी थी। इससे पहले कि यह मुद्दा बनता, ओवैसी इसका फायदा उठा पाते। कांग्रेस ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और कर्नाटक सरकार की तरफ से हिजाब पर बैन हटाने का फैसला किया। असल में अभी 5 राज्यों के जो विधानसभा नतीजे आए, उससे एक संदेश स्पष्ट है, हिंदू वोटर पूरी तरह बीजेपी और मोदी के साथ है। विपक्ष ने जाति में तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाए। ऐसे में 24 के रण के लिए मुस्लिम वोट पर ही विपक्ष की आस टिकी है। इसलिए कांग्रेस ने हिजाब बैन वापसी से यह संदेश देने की कोशिश भी की है कि पार्टी मुसलमानों के साथ है, ताकि जिस तरह राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को मुसलमानों का सबसे ज्यादा वोट पड़ा, वो बरकरार रहे। कांग्रेस का डर क्या है, अब इसे भी समझिए। 2024 की लड़ाई के लिहाज से देखा जाए तो देश की कुल 92 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। ये ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद करीब 30% है। सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल सीटें पश्चिम बंगाल में 28 हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल 22 लोकसभा सीटें हैं। फिर केरल में 10, असम में 6, महाराष्ट्र और बिहार में 4-4 मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। तेलंगाना में 2 और उत्तराखंड में भी 2 ऐसी सीटें हैं जहां जीत हार में मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की कोशिश यही है कि 24 के चुनाव में ओवैसी जैसे नेता इन मुस्लिम वोटों में सेंधमारी ना कर पाए। इसलिए भी वो हिजाब बैन हटाने की वकालत कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में मुस्लिमों के 82% से ज्यादा मत अकेले कांग्रेस को मिले थे।
इसी तरह एमपी में कुल मुस्लिम आबादी 47% है। इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 40.4% मुस्लिम मत मिले। इसके अलावा AIMIM को 0.09%, JDU को 0.02%, SP को 0.46% और BSP को 3.4% मुस्लिमों ने वोट दिया। यानी एमपी में मुस्लिम मतों का बिखराव कम रहा। ठीक इसी तरह राजस्थान की कुल 42% मुस्लिम वोटर्स में से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 39.59% मुस्लिमों के मत हासिल किए, जबकि SP और AIMIM को 0.01% वोट मिला। इसके अलावा तेलंगाना में तो मुस्लिमों ने ओवैसी का दामन काफी हद तक छोड़कर कांग्रेस को झोली भरकर वोट दिए, जिससे वो वहां सरकार बनाने में भी कामयाब रही। अब विरोधी कह रहे हैं कि इसीलिए कांग्रेस का हिजाब के प्रति प्रेम सामने आया है। सवाल यही है, क्या 24 में एक बार फिर तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण वाला दाव चलने की तैयारी है? क्योंकि कांग्रेस कहती तो खुद को सेक्युलर है, लेकिन जाति और हिजाब जैसी चीजों को हवा देकर बांटने का नैरेटिव खुद ही गढ़ रही है। वहीं मोदी पहले ही देश को एक सूत्र में पिरोने का संकल्प दोहरा चुके हैं। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। एक तरफ मोदी 2024 का फाइनल ड्राफ्ट बना रहे हैं, दिल्ली में महामंथन हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के सभी पदाधिकारी और बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी वॉर रूम में डिस्कशन चल रहा है। 2024 का चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। उधर विपक्ष एक बार फिर बांटने की रणनीति पर चल रहा है। इंडी गठबंधन बैठक के बाद यूं तो बीजेपी की हवा निकालने की बात कर रहा है, लेकिन भीतर खाने ही उसमें जबरदस्त खींचतान भी है। विपक्ष के पास न मोदी जैसा चेहरा है, न मोदी विरोध में करप्शन और कैश फ्लो जैसा मुद्दा, और न ही राम मंदिर जैसा मॉडल। लिहाजा एक बार फिर पूरा फोकस तुष्टीकरण पर नजर आ रहा है। मोदी जी ने भारत को इंडिया के दायरे से निकालकर भारत के दायरे में पहुंचा दिया है, इस बात को समझना चाहिए। एक तरफ मोदी जोड़ने की बात कहकर हैट्रिक प्लान पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष अब भी बांटो और राज करो के पुराने ढर्रे पर चलता नजर आ रहा है। जाहिर है, अगर विपक्ष ने नेता, नैरेटिव और नैरेशन का सही फ्रेम नहीं किया तो आगे राह बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।